गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, चैप्टर चल रहा है हाउस प्रॉपर्टी और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट पढ़ चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी सीख चुके हैं। पहले दोनों लेक्चर का हम पहले रिवीजन ले लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मंथली रेंट, और वो भी अगर आप ओनर हो तो टैक्सेबल होता है। अब आप जो रेंट अर्न कर रहे हो उसको डायरेक्टली हम टैक्सेबल नहीं करते, पहले सरकार उसको कंपेयर करती है कि एज पर गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेंट कितना होना चाहिए। तो उन्होंने तीन बेंचमार्क लिए। पहला लिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। उनके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड रेंट है। ठीक है, एग्जांपल लेते हुए चलता है। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन था 5 लाख और फेयर रेंट क्वेश्चन में गिवन था 6 लाख, तो व्हिचएवर इज हायर 6 लाख। फिर स्टैंडर्ड रेंट, अब स्टैंडर्ड रेंट हर जगह का एप्लीकेबल नहीं होता है, कहीं कहीं पे ही एप्लीकेबल होता है। तो किसी क्वेश्चन में गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर गिवन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो लिख देंगे तो व्हिचएवर इज लोअर में क्या लेना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 4 लाख, तो व्हिचएवर इज लोअर 4 लाख। अब अपन चलते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट हमेशा पहले कितने महीने का लिया जाता है, 12 मंथ्स का। ठीक है, और मान लेते हैं मेरा रेंट है 50,000, तो 12 मंथ्स का कितना होगा, 6 लाख। उसमें से इनर कॉलम में माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट। 2 महीने अनरियलाइज क्वेश्चन में गिवन है तो 1 लाख। और सेल्फ ऑक्यूपाइड अक्सर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो मैं भी एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, 0। 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 लाख। स्टेप 3 व्हिचएवर इज हायर 5 लाख। माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड रेंट। अगर 12 महीने में से कुछ महीने खाली रहा तो उसके जो भी रेंट है माइनस कर दो। मेरे एग्जांपल पे 2 महीने मकान खाली रहा, तो 50,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए, कितना बचा, 4 लाख। फिर आता है म्युनिसिपल टैक्सेस, जिसको अपन बोलते हैं कैश बेसिस पेड बाय ओनर, कि पे किया है तो माइनस कर सकते हैं, भले ही इस साल का हो, पिछले साल का हो कि अगले साल का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो कि 10 साल का हो। ठीक है, मान लेते हैं 1 साल का पे कर दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा म्युनिसिपल वैल्यूएशन से गवर्न होता है। किसी क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन का परसेंटेज से गिवन होता है और किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट ही गिवन होता है। मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10% कितना होगा, माइनस करते हैं, कितना बचा, 3,50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कवर करते हुए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगला आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस वर्किंग लोन। वर्किंग लोन क्यों है, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन लोन दो पार्ट में कैलकुलेट होता है। पहला पार्ट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा पार्ट है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। सिंपल वाला पार्ट कौन सा है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा, करंट प्रीवियस। करंट प्रीवियस से मतलब हमारा अपना प्रीवियस ईयर 25-26। तो अज्यूम करते हैं कि इसने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और अभी तक लोन रिपे नहीं हुआ है। 10 लाख रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 10 लाख का 10% पूरे साल का कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंपॉर्टेंट है। मुझे जो भी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, उन सब में किसकी करनी है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये कहां से स्टार्ट होता है, डेट ऑफ लोन से, ऑब्वियसली वहीं से तो स्टार्ट होगा। और कहां से स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट, ब्याज का मीटर कब से चालू होगा, जब से तुम लोन लो। तो डेट ऑफ लोन से कि कहां तक, जिस साल आपका घर कंप्लीट हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च ऑफ preceding year of previous year in which construction is completed। अगर किसी का घर 1 अक्टूबर 2022 को कंप्लीट हुआ, तो जिस दिन घर कंप्लीट हुआ उससे मतलब नहीं है, जिस साल में घर कंप्लीट हुआ उससे मतलब। ये याद है, ये वाली लाइन मेरी याद है। जिस दिन घर कंप्लीट हुआ उससे मतलब नहीं है, जिस साल में कंप्लीट हुआ उससे मतलब। तो अक्टूबर 22 मतलब कौन सा साल, 22-23 के पहले वाले 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2022 है ना। 21-22 तो नहीं लेंगे, मतलब 31 मार्च 2022 को लेंगे। ओके, मान लेता हूं मैं कि मेरे एग्जाम्पल से ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ये 3 साल का, तो 10 लाख का 10% 1 साल का 1 लाख है, तो 3 साल में कितना हो गया, 3 लाख। और ये मुझे डिडक्शन मिल रहा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 ये 63 और 1 लाख पोस्ट, टोटल कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000 ऊपर जाके मैं माइनस कर दूंगा,
बताओ बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी बची? ये 5 प्लस कर लें 85,000 लाख 85,000 ठीक है। ये पोस्ट वाले का इंटरेस्ट एक बार बता दो। पोस्ट वाला सबसे सिंपल इंटरेस्ट हमारे पूरे साल का। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26 में जो भी लोन आउटस्टैंडिंग था उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पोस्ट माना जाता है बस, है ना। घर कभी भी कंप्लीट हुआ हो, घर कभी भी कंप्लीट हुआ हो, पोस्ट तो क्या मानेंगे जो हमारा साल है वो। क्यों? अगर घर 22-23 अगर घर 22-23 में कंप्लीट हो गया तो 22-23 का डिडक्शन उसी साल मिल गया, 23-24 का उस साल में मिल गया, 24-25 का पिछले साल में मिल गया, 25-26 का मुझे इस साल में डिडक्शन लेना है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब करंट ईयर। अब भले ही किसी किसी क्वेश्चन में आपका जो घर कंप्लीट है वो आपके ही प्रीवियस ईयर में हो रहा होगा, मींस घर कंप्लीट हुआ है मेरा 1 अक्टूबर 2025 में, तो सर ये तो मेरा ही प्रीवियस ईयर है। तो घर जिस साल में कंप्लीट होता है वो पूरा साल पोस्ट में काउंट होता है ना, क्योंकि प्री तो उसके पहले वाली 31 मार्च तक एंड हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब जिस साल घर कंप्लीट होता है वो अगर तुम्हारा साल है तो पोस्ट, वो तुम्हारा साल नहीं है, घर पहले ही कंप्लीट हो चुका था, कैलकुलेशन तो चलती आ रही है, किराया तो मिल ही रहा है, तो घर जिस साल में कंप्लीट हो गया था उसके कैलकुलेशन प्री के काम तो आएगी। पोस्ट तो हमेशा क्या माना जाएगा? मेरा वाला करंट प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा है? करंट प्रीवियस ईयर लैंग्वेज में वो करंट प्रीवियस ईयर मतलब जो इस साल का प्रीवियस ईयर है, बस वही। इस साल आप का करंट प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर आप करंट प्रीवियस ईयर मत बोलो, आप उसको 25-26, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर 25-26 के आएंगे, तो हर क्वेश्चन में पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड तो यही रहेगा। प्री वाला चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि घर कब कंप्लीट हुआ, लोन कब लिया, वो हर क्वेश्चन के फैक्ट अलग अलग होंगे। तो सर जैसे अपना कंस्ट्रक्शन मान लो 20 अक्टूबर 2025 को कंप्लीट हुआ, हाँ, तो जो अपन करंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो पूरे साल का करेंगे। पूरे साल का करेंगे ना बेटा, क्योंकि प्री तो तेरा उससे पहले वाली 31 मार्च को एंड हो गया ना प्री तो। हाँ, तो ये पोस्ट तो पूरा ही आएगा अप्रैल से लेकर मार्च, है ना। ठीक है। अब यार ये कैलकुलेशन तो सीख ली, अब हम पढ़ते हैं हमारे नोट्स की कुछ बारीकी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर आपका मकान 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी एनएवी क्या ले सकते हो आप? निल। जो मकान में आप खुद रहते हो उसकी एनएवी आप क्या ले सकते हो? निल ले सकते हो। अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं क्यों टैक्स दूंगा, मैं तो खुद रह रहा हूँ, मेरी कोई कमाई थोड़ी। अब सर उसकी एनएवी ही क्यों ले ली? थोड़ा सा चिंतन मनन करें, अपन विचार विमर्श करें। सर एनएवी ही क्यों ली? डायरेक्टली इनकम ही नहीं ले लेते, जयराम जी की करते ना उस मकान को, जिस मकान में मैं खुद रह रहा हूँ उससे मेरी कोई इनकम थोड़ी हो रही है, तो उसको इनकम टैक्स में कैलकुलेट करने का मतलब ही क्या है? नहीं, सरकार आपको एक बेनिफिट देना चाहती है। कौन सा बेनिफिट देना चाहती है? कि मकान में तो आप खुद ही रहे, तो ऑब्वियसली सरकार भी समझती है कि इनकम तो नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि आप अच्छे खासे मकान में रहो। इनकम टैक्स को सरकार एक प्रमोशनल टूल की तरह यूज करती है। सरकार जब गुड गवर्नेंस कब मानी जाएगी? जब उसके स्टैंडर्ड ऑफ, जब उसके जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। आज अमेरिका के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे अच्छा है तो उनकी सरकार हमसे अच्छी है, उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं? आज पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेकार है, आज़ादी के बाद इंडिया का तो उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इस कंपैरेटिवली बढ़िया काम किया ना। तो अच्छा मकान प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर वो प्रोवाइड तो कर नहीं सकती कि चलो हमारी तरफ से मकान, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे आपको आपका घर लेने में, आपके मकान को मेंटेन करने में हेल्प मिले। तो क्या बोला उन्होंने कि जिस मकान में तुम रहते हो उसकी एनएवी निल ले लेना। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर एनएवी निल है तो उसके बाद का चार्ज, ऊपर का कोई मतलब का रखता ही नहीं, एनएवी तो क्या लेनी है? निल लेनी। उसके बाद के चार्ज में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%,
तो 0 का 30% भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि यार तुम्हारे घर का कोई खर्चा कर भी दोगे तो वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ ना। पर इनकम टैक्स तो पर्सनल एक्सपेंडिचर माइनस करने के पहले जो इनकम होगी उस पर दिया जाता है। आज मैं अगर क्लासेस से 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है, उस 10 लाख रुपए में से क्लासेस को रन करने में 4 लाख रुपए खर्च हो गए, मेरे पास कितने बचते हैं, 6 लाख, ठीक है। अब उस 6 लाख में से भी मैं मेरे पर्सनल खर्चों पे 4 लाख रुपए खर्च कर देता हूँ, समझे, तो मेरे जेब में तो कितने बचते हैं, 2 लाख। तो मैं क्या इनकम टैक्स वालों से कहूँ कि 2 लाख पे टैक्स कितने पे टैक्स लेंगे, 10 पे, 6 पे कि 2 पे, 6 पे। तेरा पर्सनल खर्चा थोड़ी अलाउड हो। सेम तरीके से भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन जो तुम तुम्हारे घर पे नॉर्मल खर्चे करते हो तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर वो थोड़ी माइनस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो एनएवी पे थोड़ी बिलोंग करता है। आज मैंने मेरा घर भी लोन लेके बनाया है तो उस लोन पे मैं कोई इंटरेस्ट तो पे कर ही रहा होगा। आपने मुझे साफ साफ यूँ कहा कि एनएवी निल है, तो एनएवी के बाद का चार्ट तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होगा, निल, पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो कुछ होगा। सरकार कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहा है, यही हम चाहते थे कि देख हम चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक है वो बढ़िया में बढ़िया घर बनाए, घर बनाओ, लोन लेके बनाना है तो लोन लेके बनाओ। अब तुमने लोन लेके तुम्हारा पर्सनल घर बनाया जिसमें तुम रहते हो, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करो वो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। जिसकी जैसी ताकत, जिसकी जैसी इच्छा वैसा घर बनाएगा उतना लोन लेगा, तो जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से पर्सनल एक्सपेंडिचर है ना। फिर भी हम उपकार करते हैं और वो पर्सनल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ करते हैं, करो माइनस कैसे, एनएवी तो क्या है, अगले साल में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, लॉस, नेगेटिव आ जाएगा, जीरो थोड़ी आएगा। जीरो का 30% जीरो आता है, लेकिन इंटरेस्ट और लोन तो लोन के ऊपर निकलेगा वो तो 160 होगा, तो जीरो में से 160 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो इनकम की बजाय क्या आ जाएगा, लॉस। और इनकम टैक्स में लॉस तो किसकी तरह होता है, सर्फ एक्सेल के दांत की तरह होता है ना, लॉस तो अच्छे होते हैं। तो भाई मेरा एक घर है जिसको मैं पर्सनल काम में ले रहा हूँ, उससे मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 160 का, और एक घर है जिसको मैंने किराए पे दे रखा है, दुकान है, शोरूम है, किराए पे दे रखा हूँ, जहां से मेरे को 3 लाख की इनकम हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 3 लाख की इनकम में से ये 1,60,000 वाला लॉस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ 3 लाख कमा रहा था, फिर भी मुझे टैक्स कम देना पड़ा ना। तो ये सरकार ने एक बेनिफिट दिया कि नहीं दिया तुम्हारे घर बार को मेंटेन करने के लिए, समझ में आया कि नहीं। अब यार वही तो अपना खुशियों का महल ही बनाएगा, है ना, तो वो तो दुनिया भर का लोन लेके क्या करेगा, घर बनाएगा, खूब सारा इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा उससे आएगा लॉस, वो उसके जो बड़े बड़े बिजनेस है उसके प्रॉफिट से क्या कर देगा, वो एडजस्ट कर देगा, है कि नहीं, एग्रीड और नॉट, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। आज अगर मान लो, मानने में क्या जा रहा है कि मेरा करोड़ों का कारोबार है, ठीक है, और 50-60 लाख रुपए की इनकम है मेरी सालाना, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ यार घर तो ऐसा बनाओ कि मतलब मज़ा ही आ जाए, लोग भाग देखते ही रह जाए। तो मैंने घर भी बनाया करोड़ों का घर बनाया, तो 40 लाख रुपए का तो उसका ब्याज ही जा रहा है। मेरा कोई बात नहीं, घर एक बार बनता है, एक बार बनाऊंगा, 50 लाख कमा रहा हूँ, 40 लाख ब्याज में ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अब 40 लाख का लॉस हो जाएगा, और वो 40 लाख के लॉस में मैं 50 लाख की इनकम में से एडजस्ट कर लूंगा, सरकार को तो टैक्स नाम मात्र ही मिलेगा। तो सरकार ने कहा यार तेरे को तो हमने उंगली पकड़ाई थी, तो कंधे पे बैठ गया, तो नाजायज फायदा उठाने लग गया। तो फिर तो कोई भी, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, कोई सी भी चीज फोकट में नहीं मिलती, कोई बेनिफिट मिल रहा है तो कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या आई कि अगर आप अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी क्या ले लेते हो, निल, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से क्या आएगा, लॉस आएगा, फिर उस लॉस को आप कहीं और से एडजस्ट करने भागोगे। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम बना देते हैं एक लिमिट, कि एक लिमिट तक ही इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, किसका, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का। लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है, लिमिट किसके लिए है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। कितनी लिमिट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन 1 साल के बजाय 2 साल आ जाती तो मैक्सिमम कितना अलाउ करता है यहाँ पे, 2 लाख। तो मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है, 2 लाख। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर, हाँ।
ओके पॉज कर लीजिए। ओके तो यार हमने दो छोटी छोटी लाइनें हमारे नोट्स में पढ़ी थी चार्ट के बाद कि अगर 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी निल और 12 महीने वेकेंट है तो जीएवी निल। तो एनएवी निल का इम्पैक्ट तो हमने समझ लिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो सकता है लेकिन उसकी लिमिट है 2 लाख। अभी इस 2 लाख की लिमिट में हमें और भी बातें करनी बाकी है। हाँ लेकिन एनएवी निल का इम्पैक्ट समझ में आ गया। अब जो मकान होता है ना यार, कुछ लोग पैसा कमाते हैं तो फिर प्रॉपर्टीज भी इकट्ठी करते हैं। प्रॉपर्टीज इकट्ठी करते हैं तो जरूरी थोड़ी कि हर प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी हो। आज जैसे अगर मैं वो जिससे अपन ने ये बिल्डिंग किराए पे ली, पहले वो अंकल यहाँ रहते थे नीचे, ठीक है, ऊपर वाला खाली पड़ा था तो अपन ने किराए पे ले लिया। अब अपन के किराए पे लेने के बाद वो नीचे वो अंकल भी कहीं और शिफ्ट हो गए तो नीचे वाला भी खाली है और अपन खाली कर देंगे तो ऊपर वाले भी खाली है। कोई नहीं रह रहा, घर खाली पड़ा है, न खुद रह रहा है न कोई और रह रहा है। तो खाली मकान का क्या है, वैकेंसी 12 मंथ्स हो गई, 12 महीने तक खाली है तो जीएवी निल। अब जीएवी निल और एनएवी निल में फर्क क्या है कि एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या आएगा 0 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं। जीएवी निल है तो जीएवी के बाद तो म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस होता है। तो कितना लॉजिकल है कि मकान भले ही खाली पड़ा है पर उस मकान पे म्युनिसिपल टैक्स तो पे कर रहा हूँ, कल को किराए पे चल जाएगा तो टैक्स लेने तो आ जाओगे तुम लोग। आज खाली पड़ा है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है भैया, खाली पड़ा है तो जीएवी तो माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस होगा। माइनस होगा तो यही पे क्या आ जाएगा, लॉस। और नेगेटिव का 30% भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो फिर भैया नेगेटिव है अगर ये एनएवी अगर नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आ जाएगा, 0। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्या कहेंगे, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड हो रहा है 2 लाख तक का, तो ये मकान तो मैंने किराए पे देने के लिए रख रखा है, किराए पे कोई है ही नहीं तो मैं क्या करूं। आज कोटा का जमाना देखो, आप सारे हॉस्टल्स खाली पड़े तो उस केस में भर जाएंगे तो फिर इनकम टैक्स लेने आ जाएगी। और जो खाली पड़े हॉस्टल में हमारा खर्चा हो रहा है वो जो हमने लोन ले लेके हॉस्टल बनाया उसके इंटरेस्ट में क्या करोगे आप, तो माइनस होगा, फिर उसमें कोई लिमिट भी नहीं होगी। वो खाली है, मैं थोड़ी रह रहा हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड थोड़ी है, वेकेंट है तो उसके इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं। उसका जितना भी इंटरेस्ट होगा रीपोज करके पूरा का पूरा क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। समझ में आया? हाँ ओके, तो दो चीज का मतलब समझ में आ गया, जीएवी निल और एनएवी निल, ठीक है। अब ये जो 2 लाख के लिमिट वाली बात है ना, अब 2-3 ही टॉपिक बचे इसमें हाउस प्रॉपर्टी में, वो 3 टॉपिक भी पढ़ के खत्म करते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि आज तीनों हो जाए पर एक आधा तो हो जाएगा। ये पढ़ के खत्म करते हैं और फिर डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो एनएवी निल वाला कंसेप्ट है ये यूँ कहता है कि आप सिर्फ 2 मकान की ही एनएवी क्या ले सकते हो, निल ले सकते हो। हमारे अब्दुल सर सोहाग को कल बिलीव नहीं हो रहा था, पूछ लेना, मैं पूछा तो नहीं पूछा, पूछ लेना, मेरे को क्या बताऊँ मैं तेरे से अब्दुल सर, ठीक है। तो अब्दुल सर ने 3 शादी कर रखी है, ठीक है, ऑनर ही बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये दिखा देना। अब्दुल सर ने 3 शादी कर रखी है, तीनों बीवियों को अलग अलग घर में रख रखा है, तो कह रहे मेरे तो 3 घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसे तो अभी वो बीवियों का बहाना कर रहे हैं, कल से तो अपने भाइयों को भी बहाना कर देंगे कि ताऊ को घर मकान किराए पे, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरे चाचा का लड़का, ये मेरे ताऊ का, ये दुनिया भर की रिश्तेदारी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब सिर्फ 2 घर की ही एनएवी क्या ले सकते हो आप, निल ले सकते हो, 2 घर की ही निल ले सकते हो, बाकी को तो क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट। क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट। तो उससे क्या होगा, किराया तो मिलेगी, मत मिलने दे किराया, एक्चुअल रेंट क्या आ जाएगा, 0। एक्चुअल रेंट 0 आएगा तो क्या होगा, एक्चुअल हायर में जो अमाउंट होगा टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट तो टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। समझ में आया? तो 2-3 में से 2 ही एनएवी निल ले सकते, तीसरा डीम लेट आउट। तो सर किसको डीम लेट आउट माने, जिसका अमाउंट कम आ रहा हो, जिसका अमाउंट ज्यादा है एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा वाले अमाउंट को आपने क्या कर दिया, माफ करवा दिया, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो ज्यादा होगा। बड़ा घर है ना वो, बड़ा घर है ना, तो बड़े घर पे लोन भी तो ज्यादा लिया होगा आपने, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी ज्यादा होगा।
इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा होगा तो वो डिडक्शन भी तो आपका मारा जाएगा, वो तो लिमिट 2 लाख की पड़ेगी आपको, 2 लाख से ज्यादा तो आप माइनस कर ही नहीं पाओगे। अगर उसको डीप लेट आउट मानते हो तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर पाओगे। तो ये कौन सी वाली अभी अपन ने पढ़ी थी ना, ये बंदर बंदर की मैंने बात सुनाई थी, नहीं सुनाई थी आपको? नहीं सुनाई? सुनाई थी मेरे को याद है, सुराई वाली बात। हाँ, मूंगफली वाली बात सुनाई थी मैंने। सुराई में मूंगफली डाल देते बंदर को पकड़ने के लिए। सॉर्ट तू नहीं था क्या तुम? ठीक है, मतलब वापस से देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। क्या आपको कोई बेनिफिट दिया तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी तो लगाया, तो यहाँ पे भी बेनिफिट है तो रेस्ट्रिक्शन भी है। तो अपन ऐसे जज नहीं कर सकते कि 1, 2 और 3 में से कौन से को करें। अपन को वापस से ऑप्शन वाइज करना। ये कार वाले में समझाया था मैंने, किसी एक को पार्टली कार, किसी एक को पार्टली मानोगे, 2 को पर्सनल मानोगे। तो यहाँ पे भी तो वही है, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे और 1 को क्या मानोगे, डीम लेट आउट मानोगे। तो किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, किसको डीम लेट आउट माने, ये प्रॉब्लम आ जाती है ना यार। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। और ये सबसे डिफिकल्ट लेवल है हाउस प्रॉपर्टी का, कि जब मल्टीपल हाउसेस हो और आपको चूज करना हो तो वो 3 बार सॉल्व होगा। पहले वाले को डीम लेट आउट मान के बाकी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के देखा कितना टैक्स आ रहा है। फिर दूसरे वाले को डीम लेट आउट मान के पहले और तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, कितना टैक्स। तीसरे वाले को डीम लेट आउट माना, पहले दूसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, देखा कितना टैक्स। जिसका टैक्स कम आ रहा है वही मेरा क्या है, ऑप्शन। समझ में आया? तो ये एक्सट्रीम वाला क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन से नीचे। ठीक है, अब आते हैं अपन 2 लाख वाले। तो पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 ही हाउस को मान सकते हो, बाकी में क्या मानेंगे, डीम लेट आउट। जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे उस पे इंटरेस्ट और लोन की लिमिट आ जाएगी। और लिमिट एक नहीं है, दो लिमिट है अलग। एक लिमिट है 30,000 की और एक लिमिट है आपकी 2 लाख की। तो आपको कितने की लिमिट चाहिए, 30,000 की चाहिए कि 2 लाख की चाहिए? 2 लाख की। ऑब्वियसली सर 2 लाख की लिमिट चाहिए। तो बेटा अगर एक्स्ट्रा वाली लिमिट चाहिए तो एक्स्ट्रा पापड़ बेलने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो क्या एक्स्ट्रा पापड़ बेलने पड़ेंगे? 3 शर्तें हैं इनकी एक्स्ट्रा। पहली शर्त कि आपने जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया, रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख नहीं होगी, उसके इंटरेस्ट की लिमिट 30,000 होगी। समझ में आया? दूसरी शर्त, आपने जो लोन लिया हो वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया। अगर उससे पहले का लोन ले रखा है और अभी तक चल रहा है तो लिमिट सिर्फ 30,000 है, 2 लाख की लिमिट नहीं है। ठीक है। तीसरी शर्त कि अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन आपका 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगा कंस्ट्रक्शन को तो फिर से लिमिट कितनी हो जाएगी, 30,000। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर घर लेट आउट है तो कोई लिमिट है ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर तो 2 लिमिट है, 30,000 या 2 लाख। शर्त 2 लाख की, 30,000 तो सबके लिए फ्री है। मतलब ये समझो स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल। 99 पे सांप डसेगा तो डायरेक्टली कहाँ आओगे, 4 या 6 नंबर पे आ जाओगे। इसी तरीके से आप सब संभाल के चले, 3 में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वापस कहाँ आ जाओगे, 30। तो पहली शर्त कि लोन कब लिया हो, 1999 के बाद। दूसरी शर्त लोन किस लिए लिया हो, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन, बना बनाया खरीद रहे हो या खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तीसरी शर्त अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये 3 शर्त पूरी हो रही है तो 2 लाख, 3 में से एक भी रह रही है तो 30 लाख। अब ये जो 5 साल वाली शर्त है ना, स्टार मार्क, 5 साल वाली जो शर्त है स्टार मार्क। ये 5 साल आपको कैसे गिनने हैं, इसका एक क्राइटेरिया है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है, अच्छे से याद रहेगा आपको। ये यूं कहता है कि 5 साल कौन से, कि जिस साल में आपने लोन लिया है उसको छोड़ो, उसके बाद के 5 साल। जिस साल आपने लोन लिया है उस साल को छोड़ के उसके बाद के 5 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अपन यूं समझते हैं कि बर्थडे बोलो आपस में, 4 मई 2006। तो 4 मई 2006 क्या है मेरा डेट ऑफ लोन। तो 2 बोल 22 अक्टूबर 2000।
22 अक्टूबर 2007, मैं 2012 में, ठीक है। ये क्या है मेरा कंप्लीशन का डेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5 साल कब से गिनेंगे, और वापस आए 5 साल कब से गिनेंगे कि जिस साल तुमने, जिस दिन नहीं, दिन से दिन नहीं गिनेंगे, जिस साल। तो कौन से साल में लोन लिया तुमने, 2006, 2007 में। जिस साल तुमने लोन लिया उसको छोड़ो, उसके बाद के 5 साल, मतलब 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 31 मार्च 2012 से पहले का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हारा हुआ क्या, नहीं, मार्च 12 के बाद तो अक्टूबर में कंप्लीट हो, तो अक्टूबर में कंप्लीट हो, तो भाई तेरी लिमिट कितनी है, 30,000। समझ में आया। अक्टूबर 12 ना होता, अक्टूबर 11 होता, 31 मार्च 2012 में लिमिट हो गया ना, इसका मतलब तेरी लिमिट कितनी है, 2 लाख की। समझ में आया। ओके, अब ये समझ में आया हो तो फिर आगे बेटा 2 चीजें हम अच्छे से याद रखें, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक कंस्ट्रक्शन के 5 इयर्स। क्योंकि जब हमें 2 लाख की लिमिट के लिए 5 साल जज करना होता है तो जिस साल लोन लेते हैं उसको छोड़ते हैं, लेकिन जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड काउंट करना होता है तो जिस साल घर कंप्लीट होता है उसको छोड़ो, उसके पहले वाला पीरियड, है ना। ऐसा ही होता है कि नहीं होता, जिस साल घर कंप्लीट हुआ उसको छोड़ो, उसके पहले वाली 31 मार्च। और जब आपको 2 लाख की लिमिट जज करनी है, 5 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना है, तो जिस साल आपने लोन लिया है उसको छोड़ो, उसको बाद के 5 साल। समझ में आया, हाँ ओके, बाकी कल बाय।